नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लिथोस्फीयर या स्थलमंडल। दोस्तों, लिथोस्फीयर एग्जाम के अकॉर्डिंग और ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की क्लास के अंदर हम जो रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यूज और इससे रिलेटेड थ्योरी आज की क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए दोस्तों सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है, वो है संगमरमर एक रूपांतरित चट्टान है। दोस्तों, संगमरमर चूना पत्थर से बनी हुई एक रूपांतरित चट्टान है। रूपांतरित चट्टानें वे चट्टानें होती है दोस्तों जिनका मूल स्वरूप बदल जाता है। जैसे संगमरमर चूना पत्थर से बनती है और ये एक तलछटी टाइप की चट्टान है। चूना पत्थर लाखों साल के अंदर जो जमीन की गहराई में रहते हैं, तो गर्मी के संपर्क में आने से ये जो चूना पत्थर की जो ये संरचना होती है संगमरमर में बदल जाती है। तो ये रूपांतरित टाइप की तलछटी चट्टानें होती है संगमरमर। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता कैसे मापी जाती है? तो दोस्तों, भूकंप की जो तीव्रता है वो रिएक्टर स्केल नामक एक इंस्ट्रूमेंट से नापी जाती है। आप ये फोटो देखेंगे, ये है रिएक्टर स्केल का फोटो। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने से मापी जाती है। इसको मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल भी कहा जाता है। क्या दोस्तों? मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल भी कहा जाता है। ये एक लघु गुणक आधारित स्केल है जो भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापता है। आप देखें, ये एक स्थिर रहता है और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे जैसे ये बीच वाली लाइन है, यहाँ से कितनी दूरी तक ये भूकंप आने पे हिलता है। तो यहाँ से पता चलता है कि भूकंप की तीव्रता कितनी है। और ये जो रिएक्टर स्केल है दोस्तों, भूकंप की तरंगों को 1 से 9 तक पैमाने पे मापता है। तो भूकंप की तीव्रता जैसे जैसे कम होती है तो 1 होता है, जैसे जैसे तीव्रता ज्यादा आती है तो 9 की तरफ चली जाती है। ठीक है, तो ये है रिएक्टर स्केल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दो भूमिखंड को जोड़ने वाली भूमि की संकीर्ण पट्टी क्या कहलाती है? दोस्तों, इसका सही आंसर है स्थल डमरू मध्य। इसको स्तमस भी कहा जाता है। स्तमस वही जमीन होती है जो दो भूमिखंडों को जोड़ने वाली एक संकीर्ण पट्टी है। दो भूमिखंडों को समूह को जोड़ने वाली भूमि स्तमस कहलाती है। ये दो बड़े भूमि क्षेत्रों को जोड़ने वाली एक संकीर्ण पट्टी होती है जो दोनों तरफ से पानी इसके होता है। पनामा स्तमस का एक उदाहरण है दोस्तों, जो दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका दोनों को जोड़ता है। उसका दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, यहाँ पे जो स्वेज नहर आपने देखा होगा, तो स्वेज है, स्वेज एशिया और अफ्रीका को जोड़ने वाला एक स्तमस है जिसको हम कहते हैं स्थल डमरू मध्य। फोटो से हम समझेंगे। ये देखो, यहाँ पे ये अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को जोड़ने वाला स्तमस है। स्तमस एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंड मासेस। देखो, दो लैंड मास को यहाँ पे इस लैंड मास को जोड़ने वाला काम करता है स्तमस। अब और कुछ इससे रिलेटेड और भी है दोस्तों कि जल संधि क्या होती है, द्वीप क्या होता है, खाड़ी क्या होता है। इसके साथ ही हम समझ लेते हैं जल संधि। पहले देखते हैं, जल संधि जल का एक संकीर्ण मार्ग है जो समुद्र और महासागरों जैसे दो बड़े जल निकायों को जोड़ती है। उदाहरण के लिए बेरिंग की संधि, पाक जल संधि। देखते हैं जल संधि किसे कहते हैं, अभी देखते हैं। स्ट्रेट देखो, एक जगह और दूसरी जगह को जोड़ती है दोस्तों। ये देखो, यहाँ पे ये नैरो स्ट्रिप है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको स्ट्रेट या हम कहते हैं जल संधि, जो समुद्र या महासागरों जैसे दो बड़े जल निकाय को जोड़ती है। एक बड़ा जल निकाय इधर है और एक बड़ा जल निकाय इधर है। इनको जोड़ने का काम स्ट्रेट या ये हमारी जल संधि करती है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, द्वीप। द्वीप एक उपमहाद्वीपीय भूमि का टुकड़ा है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। आप इसका आइडियल एग्जाम्पल दे सकते हैं श्रीलंका। भारतीय उपमहाद्वीप का भूमि का एक टुकड़ा मान सकते हैं इसको श्रीलंका को, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। श्रीलंका आइडियली रूप से आपने देखा होगा चारों तरफ इसका पानी है, ठीक है। इसको कहते हैं द्वीप। अगला है दोस्तों खाड़ी। खाड़ी या गल्फ, ये हम फोटो में देखेंगे, ये है गल्फ या खाड़ी। अब ये कैसी होती है देखते हैं। खाड़ी जल का एक तटीय निकाय है जो सीधे जल के एक बड़े मुख्य भाग जो दूसरी खाड़ी, झील, महासागर से जुड़ा हो सकता है, जैसे बंगाल की खाड़ी। जैसे ये जो तटीय निकाय है जल का, ये देखो, ये तट चारों तरफ तट है, यहाँ पे लगभग तीनों तरफ तटीय निकाय और बड़े जल स्रोत से भी जुड़ा होता है। ये महासागर हो सकता है, झील हो सकता है, बड़े भूमि से बड़े जल निकाय से जुड़ा हुआ होता है। तो इसको कहते हैं दोस्तों खाड़ी। बंगाल की खाड़ी इसका आइडियल एग्जाम्पल है। एक और आता है दोस्तों पेनिनसुला, इसको प्रायद्वीप कहते हैं दोस्तों। इसका देखो, तीनों तरफ यहाँ पे जल से घिरा हुआ होता है और ये जमीन का एक एक्सटेंडेड पार्ट है कि जो चारों तरफ से पानी से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों हमारी जल संधि, द्वीप, खाड़ी। और आप यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए स्तमस क्या है। तो स्तमस की हमने बात की थी, ऐसी जमीन है जो बड़े जो स्थल को जोड़ता है, जैसे अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ने वाली एक जमीन की पट्टी है, ठीक है। दोनों तरफ से पानी से जुड़ी हुई होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य द्वीप समूह है? ऑब्वियसली बात, इसमें द्वीप का कनेक्शन द्वीप समूह से होगा। द्वीप समूह क्या होता है दोस्तों? द्वीप समूह का मतलब होता है किसी सागर, महासागर, झील में बिखरे हुए द्वीपों की एक श्रृंखला या एक समूह, उसको कहते हैं द्वीप समूह। तो दोस्तों, द्वीप समूह के कुछ उदाहरण हैं: अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह। ये आपको पता है, समुद्र के अंदर बिखरे हुए एक जगह पे कुछ द्वीप है जो आपस में द्वीप समूह बनाते हैं, द्वीपों का समूह है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विस्फोट के समय ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ किस टाइप के होते हैं? दोस्तों, ये ठोस, द्रव्य और गैस तीनों टाइप के हो सकते हैं जो ज्वालामुखी से निकलते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाला पदार्थ ठोस, तरल और गैसीय हो सकता है। ज्वालामुखी विस्फोट पृथ्वी की सतह पर निष्कासित मैग्मा, देखो जमीन के अंदर मैग्मा होता है, वो बाहर सतह पर आ जाता है। ये तरल, चट्टान, क्रिस्टल और घुली हुई गैस का मिश्रण हो सकता है, इसके कारण ज्वालामुखी बनता है। तो ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो पदार्थ निकलते हैं ठोस, तरल और गैसीय हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, यहाँ पे पामीर के जो पर्वत है उनको विश्व की छत कहा जाता है। पामीर के पर्वत की ऊंचाई के कारण इनको विश्व की छत कहा जाता है। ये श्रृंखला कई पर्वतों जैसे काराकोरम, तियान शान, कुन-लुन, हिंदुकुश सुलेमान और हिंदराज पर्वत श्रृंखलाओं के जंक्शन पर स्थित है। देखो, काराकोरम हो गया, तियान शान, कुन-लुन, ये कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इनका सारों का एक कॉमन जंक्शन है पामीर पर्वत, ठीक है, इनसे बना हुआ होता है। पामीर रेंज जो है दोस्तों, ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, इसलिए इनको विश्व की छत कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पामीर पर्वत को विश्व की छत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तलछटी या सेडिमेंट्री चट्टानें। आप ये देख रहे हैं, तलछटी या सेडिमेंट्री चट्टानें होती है इस टाइप की, किस प्रक्रिया से बनती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है, जो तलछटी चट्टानें होती है अपक्षय और अपरदन नामक दो क्रियाओं से बनती है। तलछटी चट्टानें अपक्षय अपरदन प्रक्रिया से बनती है। ये आसपास की जमीन से टूटती है और उसके जो टुकड़े हैं तलछट कहलाते हैं। ठीक है, जमीन से टूट के तलछट कहलाते हैं। ये टुकड़े रेत, मिट्टी, कंकड़, खनिज, जीवाश्म और पौधों के कण हो सकते हैं। किसी भी चीज से टूट के बने हुए हो सकते हैं। संघनन के माध्यम से समय के साथ जो ये खंड है, ये जो टुकड़े हैं रेत के, चट्टानों के रूप में बदल जाते हैं। ठीक है, इस क्रिया को लिथोफिकेशन भी कहते हैं। ये जो एक पार्ट से टूटने वाले मिट्टी, कंकड़, खनिज के तत्व हैं, समय के साथ ऐसे संघनन हो जाते हैं। ऐसे संघनन होकर आपने पर्वत श्रृंखला की फोटो में देखी होगी, तो ऐसे संघनन होकर समय के साथ ये चट्टान में बदल जाते हैं। और ये जो चट्टान बनने की क्रिया है उसको लिथोफिकेशन भी कहते हैं। तो ये जो बनती है इसको अपक्षय और अपरदन की क्रिया के द्वारा बनती है तलछटी या सेडिमेंट्री चट्टानें। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तकलामाकन या तकलामाकन रेगिस्तान किस देश में स्थित है? दोस्तों, तकलामाकन रेगिस्तान वो है चीन में स्थित है। ठीक है, ये बहुत बड़ा रेगिस्तान है दोस्तों। तकलामाकन रेगिस्तान चीन का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो शिनजियांग प्रांत, एक चीन का प्रांत है शिनजियांग। ये आपको ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, किस चाइना के किस जगह पे है? शिनजियांग प्रांत में स्थित है तकलामाकन। इसके सबसे बड़े बेसिन तारीम के मध्य स्थित है। इसकी जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों, वो 33,700 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसको 13,000 वर्ग मील भी कहा जा सकता है। उससे अधिक जगह पे ये फैला हुआ है और ये इतना बड़ा कवर करने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा शिफ्टिंग रेगिस्तान भी माना जाता है, रेत का रेगिस्तान माना जाता है दोस्तों। ठीक है, रेगिस्तान बर्फ के भी हो सकते हैं, ये रेत का रेगिस्तान है तकलामाकन, जो चाइना के अंदर है, शिनजियांग प्रांत में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वायु की अपस्थिति के कारण जो क्रिया होती है, तो दोस्तों वायु की अपस्थिति जो क्रिया होती है, इसके द्वारा कुछ गड्ढे बनते हैं, इनको क्या कहते हैं दोस्तों? इनको कहते हैं दोस्तों ब्लो आउट्स। ब्लो आउट्स ये वायु की अपस्थिति प्रक्रिया के कारण बनने वाले गड्ढे होते हैं। देखो दोस्तों, इस टाइप से जब हवा चलती है, आपने रेगिस्तान में देखा होगा, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप के गड्ढे बन जाते हैं हवा की दबाव के कारण या हवा के प्रेशर के कारण। इन गड्ढों को कहते हैं ब्लो आउट्स। क्या होता है? हवा की अपस्थिति प्रक्रिया के कारण गड्ढों को ब्लो आउट्स कहा जाता है। रेगिस्तान में हवा की क्रिया के कारण जमीन से ढीला पदार्थ ऊपर उठता है। ठीक है, और ये धीरे धीरे एक समय के साथ उड़ता जाता है, और जो सामान्य रूप से जो जमीन होती है वो नीचे गिरती जाती है। इन जो क्रिया हैं उनको कहते हैं ब्लो आउट या डिफ्लेशन होलोज। डिफ्लेशन होलोज इनका नाम है, तो इनको कहते हैं ब्लो आउट या डिफ्लेशन होलोज भी कहा जाता है। तो वायु की अपस्थिति प्रक्रिया के कारण ये गड्ढे ब्लो आउट्स कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वनस्पति से कोयले में परिवर्तन का पहला चरण किस प्रकार का कोयला होता है? दोस्तों,
4 टाइप के कोयले, उनके कार्बन पदार्थ यानी कार्बन मैटर के अकॉर्डिंग उनको 4 भागों में डिवाइड किया है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो सबसे पहला चरण है उसको कहा जाता है पीट। ये कार्बन के मात्रा के आधार पे इनको डिसाइड किया जाता है। वनस्पति से कोयला जब परिवर्तन होता है उसका पहला चरण पीट कहलाता है, जिसके अंदर कार्बन सामग्री न्यूनतम लगभग 40% के आसपास ही होती है, पीट कोयला। ठीक है, ये उच्च आर्द्रता सामग्री के साथ रंग में हल्का भूरा होता है, काला नहीं होता, थोड़ा हल्का भूरा होता है। और आर्द्रता सामग्री मतलब इसके अंदर मॉइस्चर ज्यादा होता है दोस्तों, सबसे ज्यादा बाकी कोयलों से 40% ही इसके अंदर कार्बन होता है। एक कोयले का सबसे निम्न प्रकार है पीट। और 3 और टाइप होते हैं कोयले के, वो देख लेते हैं दोस्तों। कोयले का सबसे बेस्ट टाइप माना जाता है एंथ्रासाइट। इसके अंदर 90% कार्बन पाया जाता है। कार्बन के आधार पर सबसे बेस्ट है एंथ्रासाइट। और इसके अंदर दोस्तों अशुद्धियों से मुक्त होता है, कोई अशुद्धियां नहीं होती है। ये जनरली कठोर होता है, ये कोयला चमकदार भी होता है। और जलाए जाने के बाद ये जो एंथ्रासाइट कोयला है दोस्तों, धुआं छोड़ता है बहुत कम और राख भी बहुत कम छोड़ता है। तो आप ध्यान रखना, एंथ्रासाइट जो हमारे कोयले होते हैं बहुत कम धुआं और राख छोड़ते हैं। इनका जो उपयोग होता है एंथ्रासाइट कोयलों का, लोहा और इस्पात के उद्योगों में और घर में जो कुकिंग होती है घरों में या बड़े क्षेत्रों में, वो इसी के द्वारा होती है, एंथ्रासाइट कोयलों से। अगला कोयले का प्रकार आता है दोस्तों, वो है बिटुमिनस। जो बिटुमिनस कोयला है दोस्तों, ध्यान रखना, इसमें 70 से 90% यहाँ पे कार्बन होता है। ये जो कोयला होता है ये काला होता है और ये भी एक चमकदार कोयला है। जब इसको जलाते हैं तो धुआं काफी मात्रा में निकलता है ज्वाला के रूप में, और राख भी काफी मात्रा में छोड़ता है एज कम्पेयर टू एंथ्रासाइट। ये सेकंड अच्छा कोयला माना जा सकता है। ठीक है, और जब ये कोयले को गर्म किया जाता है तो इसके जो परिणाम स्वरूप यहाँ पे टार उत्पन्न करता है ये कोयला बिटुमिनस। ठीक है, आपको पता है ये जो बिटुमिनस कोयला होता है, बड़े बड़े कोयले के संयंत्र होते हैं जहाँ पे आपको पता है लाइट उत्पादन की जाती है, वहां पर ये बिटुमिनस टाइप का कोयला ही यूज किया जाता है। फिर तीसरा अच्छा कोयला माना जाता है वो लिग्नाइट। अच्छा नहीं है, इसमें भी लगभग 45 से 70% के आसपास ही कार्बन है और ये बुरा कोयला होता है, लगभग पीट के टाइप का ही है। और ये जो कोयला होता है उच्च धुआंधार लपेटों के साथ जलते हैं और लिग्नाइट कोयला इसका नाम है। इसमें लगभग 70% मैक्सिमम इसके अंदर कार्बन हो सकता है। तो दोस्तों ये 3 टाइप के कोयले थे। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। दोस्तों धरती की जो प्रॉपर्टी है, भू प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं, इसके अंदर सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम पाई जाती है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा में पाई जाने वाली धातु है। एल्यूमिनियम भू प्रॉपर्टी में लगभग 8% के साथ अपना हिस्सा शेयर करता है। ये प्रकृति में ये कभी मुक्त रूप में नहीं पाया जाता है। मुक्त रूप का मतलब होता है दोस्तों, ये खुद नहीं मिलता है। जैसे ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ मिलके मिलेगा, पर अकेला कहीं पे हमें देखने को नहीं मिलेगा। इसकी जो नेचर है वो किसी तत्व के साथ मिलके बनी होती है, इसको फिर हमें प्रोसेस करके अलग किया जाता है। तो एल्यूमिनियम दूसरे तत्व के साथ मिलता है, लगभग 8% के साथ ये सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु है। इसके बाद जो धातु देखने को मिलती है संख्या के आधार पर, वो है लोहा। और लोहा सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली धातु है, एल्यूमिनियम से ज्यादा लोहा यूज किया जाता है, आप सब लोगों को पता है। तो सबसे ज्यादा भू प्रॉपर्टी पे मिलने वाली धातु है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश विभिन्न द्वीपों से मिलकर बना हुआ है? तो दोस्तों इंडोनेशिया बहुत अधिक जो द्वीप है उनसे मिलकर बना हुआ एक देश है। ये दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश है। तो इंडोनेशिया भारत के दक्षिण पूर्वी दिशा में देखने को मिलता है और लगभग यहाँ पे 18,000 द्वीपों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप भी है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया द्वीप समूह को भारतीय द्वीप समूह भी कहा जाता है और इंडोनेशिया 18,000 द्वीपों का एक समूह है और ये द्वीपों का ही देश है दोस्तों इंडोनेशिया। आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी डिस्कस कर लेते हैं। हमने द्वीपों की बात की तो यहाँ पे और देख लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है? तो उसका सही आंसर है प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। विश्व में व्यापार और वाणिज्य के लिए सबसे लंबी तट रेखा, सबसे व्यस्त महासागर कौन सा दोस्तों? वो है अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्त महासागर है और वाणिज्य के रूप में भी ये काफी इंपॉर्टेंट महासागर भी है अटलांटिक महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर वो है आर्कटिक महासागर, आप सबको पता है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा समुद्र भूमध्य सागर के रूप में जाना जाता है। विश्व का सबसे छोटा समुद्र बाल्टिक सागर, ठीक है, ये माना जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप। हमारा जो भारत है एशिया महाद्वीप में ही है दोस्तों, आपको सबको पता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है, आप सब जानते हैं ऑस्ट्रेलिया को। तो ये हो गए कुछ इसके रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा चीजें दोस्तों, एग्जाम में पूछी जाती है कई बार कि सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है, सबसे बड़ा महाद्वीप या सबसे छोटा महासागर कौन सा है।
तो ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए ज्योग्राफी के अंदर। इसका अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, पृथ्वी की सतह का कितना भाग रेगिस्तान है? दोस्तों पृथ्वी का लगभग 71% जो भाग है वो जल से ढका हुआ है। ओनली जो भूमि का वाला पार्ट है वो 29% ही यहाँ पे हमें पानी आता है। दोस्तों उनमें से 29 में से 1/3 पार्ट मतलब 33% जो भूमि है दोस्तों वो रेगिस्तान से ढकी हुई होती है। और जो गर्म रेगिस्तान है सबसे बड़ा, वो आपको पता है सारा रेगिस्तान जो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है, सबसे बड़ा जो गर्म रेगिस्तान है जो रेत का रेगिस्तान। और सबसे बड़ा जो ठंड का रेगिस्तान है वो है अंटार्कटिका, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान माना जाता है ठंड के मामले में। तो 1/3 जो जगह होती है जमीन की वो यहाँ पे रेगिस्तान है पृथ्वी की। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भूकंप के पीछे का क्या कारण है? तो दोस्तों भूकंप के पीछे का मूल कारण है विवर्तनिक बल। विवर्तनिक बल की वजह से यहाँ पे भूकंप आते हैं। देखते हैं, ज्यादातर भूकंप टेक्टोनिक भूकंप होते हैं जो तब आते हैं जब पृथ्वी की जो भूपटपट्टी है, जो ऊपर वाला पार्ट है भूपटपट्टी और उसके नीचे जो मेंटल है, तो ऊपरी मेंटल की जो बड़ी और पतली प्लेटें आपस के अंदर जब गुजरती है तो आपस में अटक जाती है, ठीक है, आपस में फंस जाती है, आपस में चिपक जाती है और यहाँ पे काफी दबाव बनता है। जब ये समय के साथ ये जो दबाव है, ये जो आपस में अटकी हुई प्लेटें खुलती है, तो इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे भूकंप देखने को मिलते हैं। कुल मिला के भूपटपट्टी की जो दो प्लेटें होती है आपस में अटक जाती है और जब ये अटकाव खुलता है तो यहाँ पे भूकंप हमें देखने को मिलता है। ये विवर्तनिक बल होता है, टेक्टोनिक बल होता है, उसकी वजह से हमें भूकंप देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास जिसके अंदर हमने देखा स्थल मंडल या लिथोस्फीयर। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज की क्लास में हमने पढ़े हैं, रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए थे वो क्वेश्चन है। इसका पार्ट 2 लाएंगे और भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये हमारी मेहनत पसंद आ रही है, हमारा कुछ जो स्टडी मटेरियल हम लेके आ रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ये कंटेंट शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।